कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज सर को आमंत्रित करते हैं सम्मान के साथ सर आए और अध्यक्षीय उद्बोधन दें। हम सब देखते आए हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में भी सर ने अपने लेखन के द्वारा और अपने उद्बोधन के द्वारा विभिन्न फोरम में विभिन्न मंचों पर भारतीय संबंधों पर उठाया है, डिस्कस किया है और बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। सर को मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। परम आदरणीय प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुलसचिव विजय सिंह जी और समाज विज्ञान संकाय जो आजकल प्रभारी के रूप में देख रहे हैं, भावना जी, रितु जी और इस वेबिनार से जुड़े हुए हमारे सभी बंधुओं, बहुत ही रोचक तरीके से आर्थिक तथ्यों को, डाटा को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो अर्थ है वह आने में और अपने बैंक में रखने में अच्छा लगता है, उस पर भाषण सुनने में किसी की अभिरुचि नहीं होती है। लेकिन वाजपेयी जी ने, जैसा कि हमको लगा कि इसको बहुत ही रोचक तरीके से यथार्थ चित्रण इसमें उन्होंने किया, मैं व्यक्तिगत और विश्वविद्यालय की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वे सहज ही हमारे निवेदन को स्वीकार करते हैं और हम सभी को पाथेय कण के रूप में मार्गदर्शन देते हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन में बहुत अधिक कहने का विषय नहीं रहता है, लेकिन यदि नहीं कहूँगा तो भी मेरा मन नहीं मानेगा और शाम को भाई साहब वाजपेयी जी मेरे को कम से कम 1 घंटे तक बात करेंगे कि क्यों नहीं कुछ बोलते। मैं बहुत संक्षेप में कुछ 1-2 बिंदु रखना चाहूँगा जैसा मैं सोचता हूँ। पहली बात तो यह है कि ज्ञान, विकास और विध्वंस, युद्ध और तनाव सब एक साथ चलते हैं, एक ही नाव में चलते हैं। कब किसकी मनोवृत्ति किस पर हावी हो जाए, कौन सी विधा किस पर आच्छादित हो जाए, यह कहना बहुत कठिन होता है राजनयिक की दृष्टि से, कूटनीति की दृष्टि से। आज का जो विषय है वो है आर्थिक राजनय। इसमें 2 बातें, एक तो राजनय है, एक अर्थ है। राजनय सीधे साधे शब्दों में हम यदि कहें तो जो दिखता है वो राजनय नहीं है, और जो होता है वह दिखता नहीं है, उसकी कोई चर्चा नहीं करता, वो केवल यथार्थ होता है। चीन पूरे विश्व में एक ऐसा राष्ट्र है जो इस बात के लिए प्रचलित है, प्रसिद्धि है उसकी, कि वह कभी भी विश्वसनीय नहीं रहा। मंगोल लोगों के आक्रमणों के समय से
जापानी आधिपत्य के समय से लेकर के आज तक उसका जो करैक्टर है वो नॉन प्रेडिक्टेबल है। उसने अब आर्थिक नीति को, पैसे को अपने प्रभाव क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया है। एक समय था माओ से तुंग और चांग काई शेक के जमाने में, जब वो ये कहता था कि क्रांति बंदूक की नली से निकलती है और गोली से, बंदूक की नली से, विध्वंस से विश्व में पूरा परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अब टैंग शाओपिंग और लीफंग की जोड़ी ने माओ के इस स्लोगन को बदल दिया और उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के द्वारा हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, पूरी दुनिया को अपने इर्द गिर्द घुमा सकते हैं। तो युद्ध से बदलाव अथवा पैसे से बदलाव, यह चीन का आंतरिक मामला है। लेकिन जहां पैसे की जरूरत होती है वहां वो पैसा खर्च करता है, जहां युद्ध की जरूरत होती है वहां सैनिकों से युद्ध करवाता है। वाजपेयी जी ने एक संदर्भ छेड़ा कि चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती है। यह बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा विषय और रखना चाहूंगा कि 14 देशों से तो चीन की सीमा लगती है, लेकिन 24 देशों के साथ में उसके संघर्ष, तनाव है, युद्ध की स्थिति है। और उसने अपनी सीमाओं को इतना बढ़ा लिया है कि 1949 में उसका जो मूल भूगोल था वो 33.3% था और आज उसने अपना विस्तार करते करते 67.67% अपनी सीमाओं को बढ़ा लिया है। यह पहले तो उसने बंदूक की दम पर बढ़ाया और अब पैसे की दम पर बढ़ाया। चीन का रेड कारपेट डिप्लोमेसी में कोई विश्वास नहीं आज के जमाने में, क्योंकि रेड कारपेट डिप्लोमेसी का उदय चीन की साम्यवादी क्रांति के बाद ही हुआ। वह पुराने अनुभवों से सीखता हुआ आगे बढ़ता है। हमारे सामने एक बड़ी समस्या ये है कि चीन आज ये जान चुका है कि किस वस्तु का कितना मूल्य है। वस्तुओं के मूल्य को वो जानता है, इसी प्रकार से वो राष्ट्रों के मूल्य को वो जानता है। किस राष्ट्र को कितना पैसा दिया जाए, किस राष्ट्र को कितनी और कौन सी तकनीकी दी जाए, किस राष्ट्र के साथ में किस प्रकार के राजनयिक संबंध स्थापित किए जाएं कि वह राष्ट्र हमारा हो जाए। वाजपेयी जी ने ठीक कहा कि अब उस तरह से उपनिवेश और साम्राज्य तो स्थापित नहीं होंगे, लेकिन आज की जो भयावह स्थिति है यह किसी भी उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था से कम नहीं है। और प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध और अभी तक हुई महामारियों में जो भयावहता थी उससे कहीं ज्यादा कोविड-19 के अंतर्गत है। वह अपनी संस्कृति को बेचता है, वह अपने ज्ञान को बेचता है, और तो और उसका राष्ट्र अपने राष्ट्र की भाषा को बेचता है। वह कोई भी काम अंग्रेजी में नहीं करता, डच, फ्रेंच या जर्मन में नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वहाँ डच, फ्रेंच, इंग्लिश और जर्मनी जानने वाले लोगों की कमी है,
या शी जिनपिंग इंग्लिश नहीं जानते हैं, लेकिन वो चाइनीज़ में ही बोलते हैं, चाइनीज़ में ही लिखते हैं, और जो भी MOU साइन होते हैं वो चाइनीज़ में होते हैं। यदि आपको आवश्यकता है तो उनकी भाषा का आप अपनी भाषा में अनुवाद कराइए, वो उससे भी पैसे कमाता है, और उससे कमाए हुए पैसे को उसी के स्कॉलर उसी देश में लगाते हैं। मैं चीन की तारीफ नहीं कर रहा हूं। आपको लगेगा कि मैं चीन की तारीफ कर रहा हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। चीन ने तो यहां तक देखने को आया है कि साहित्य, संस्कृति, कला और जिसे हम सिनेमा कहते हैं, चलचित्र कहते हैं, उनसे भी खूब पैसा अर्जित किया है। जिन जिन देशों में उसने अपना एक अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया है, सबसे पहले उसने उन देशों के पिक्चरों को, उन देशों के साहित्य को, उन देशों की संस्कृतियों को चीनी भाषा में अनुदित किया और पैसा अर्जित किया, और उससे उसने वो जो अर्जित किया हुआ पैसा है उन्हीं राष्ट्रों को दिया, और उन राष्ट्रों की बड़ी तारीफ की डिप्लोमेटिकली कि आपके यहाँ की ये फिल्म बहुत अच्छी है। मैं जब चाइना में था तो आवारा फिल्म का जो गाना है, आवारा हूँ गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, चीन की जनता की जबान पर था। वो ये तो सब जानते थे, लेकिन 1962 के युद्ध के बारे में नहीं जानते। आज यहाँ रिक्शा चलाने वाले से लेकर के और सभी लोग गलवान घाटी में क्या हुआ इसका विश्लेषण करने को सक्षम है, तत्पर हैं, जानते हैं, लेकिन चीन में शायद कोई नहीं जानता होगा इतना जितना हम जानते हैं। कहने का मेरा आशय यह है कि चीन की जो नीति है, जो दिखती है वो नहीं है। अभी वाजपेयी जी ने चीन के 50 वर्षों के, 30 वर्षों के, 25 वर्षों की योजनाएं बताई, और वो निश्चित तौर पर उस तरीके से काम करेगा, उस तरीके से विचार करेगा, समझेगा और राष्ट्रों को खरीदेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह समझ चुका है कि गरीब और अल्प विकसित राष्ट्रों की आवश्यकताएं क्या हैं। उनको वो पैसे की मदद देता है, उनके विद्वानों को अपने यहाँ विजिट कराता है, अपने यहाँ सहयोग लेता है, और सस्ते दामों पर उनका महंगे से महंगा इस्तेमाल करता है। चीन ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की आर्थिक निर्भरता का एक ऐसा जाल बिछाया है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्र पूरी तरीके से उसके ट्रैप में है। चीन ने इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है, और पूरी दुनिया इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के नाम से जानती है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का पॉलिटिकल जो चेहरा है, राजनयिक और राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय चेहरा है, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसमें हिंद महासागर से जुड़े हुए जितने भी देश हैं, उन सभी देशों में चीन ने इतना पैसा बांटा है, उन राष्ट्रों की अधोसंरचना में चीन की इतनी बड़ी भूमिका है कि वे राष्ट्र उसके ऋण से उन्मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। यद्यपि भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से चीन को घेरने का प्रयास किया है। एक नया सिल्क रूट हमने एशिया और यूरोप के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ सुंडा से बनाने की कोशिश की है, लेकिन मित्रों, पैसे की बड़ी महिमा है। जैसे कहते हैं कि बिन पानी सब सून, कोई भी नीति और कोई भी राजनय पैसे के बिना नहीं चलता। और पैसा कमाना और पैसे को कहाँ खर्च करना है, यह चीन
अच्छी तरह जानता है। इसलिए चीन अब क्लोज डोर पॉलिसी का खिलाड़ी नहीं है, वह ओपन डोर पॉलिसी का खिलाड़ी है। और इसीलिए वह अपने सीमाओं से निकल निकल के बार बार आता है और लगभग 67% क्षेत्र उसने 1949 से लेकर के आज तक अपने में मिला लिया। हांगकांग, ताइवान, मकाओ, ये तो उसने मिला ही लिया। और अपने प्रभाव क्षेत्र में, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो बर्मा हो, चाहे लाओस हो, चाहे कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, फिलीपींस हो, थाईलैंड हो, ब्रुनाई हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इवन अब तो मालदीव, भूटान पर भी उसकी निगाह लगी हुई है। आपको हम समृद्ध बना देंगे, आप सिर्फ हमारे साथ में रहें। इस दृष्टि से हम यदि विचार करें तो चीन के लिए राजनय एक साधन है, साध्य नहीं है। राजनय साधन है, साध्य नहीं है। वो आंखें बंद करके राष्ट्रों का पैसे की प्रतिपूर्ति करके, आर्थिक प्रतिपूर्ति करके राष्ट्रों की आंखों पर धृतराष्ट्र की तरह पट्टियां बांध के वो जहां चाहता है वहां ले जाता है और जब चाहता है पट्टी खोलता है। तो चीन के इस षड्यंत्र में क्या हम और विश्व के राष्ट्र इसी तरीके से प्रभावित होते रहेंगे, समर्पित होते रहेंगे? नहीं। इस बार चीन का जो मुकाबला है, इस बार जो चीन का मुकाबला है वो भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ में है। सैनिक लड़ेंगे, फौजें लड़ेंगी, लेकिन सीमाओं पर हथियार, फौज और तोप तमंचे नहीं लड़ते हैं, उनका मनोबल लड़ता है। भारत का मनोबल विकसित है, भारत का मनोबल बहुत व्यापक है, भारत में आत्मविश्वास के साथ दृढ़तापूर्वक गलवान में कदम उठाया है और विश्व के सारे देश भारत को सभी प्रकार की मदद देने के लिए तैयार हैं। यह निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े व्यापक परिवर्तन का संकेत है। हमें समझना होगा, विश्व के विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्रों को चीन की इन घटनाओं से सबक लेना होगा। मुझे लगता है कि अध्यक्षीय उद्बोधन के नाते मुझे इससे ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहिए। मैं एक बार फिर से माननीय वाजपेयी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत व्याख्यान आपने बहुत अच्छा बोला। बस भाई साहब आपसे ही सीखा है बोलना तो। वंडरफुल, नो नहीं, यार, इट इज डेफिनेटली चार्ज। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू सर।